वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ कम कैसे आ रही है? सही आ रही है? मुझे तो कम लग रही है थोड़ी। हेलो। सही है आवाज़? आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में मृदा। कौन सा टॉपिक है भाई? राजस्थान में मृदा। बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में शायद उसके प्रकार पढ़ाए थे। प्रकार का एक बार रिवीजन करेंगे शुरू से। उसके बाद में जो आपका टॉपिक रह गया है उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय। क्लियर? आप मेरे साथ में बोलना, इसको रिवाइज करके शुरू से शुरू करके फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। परिचय के बाद में क्या लिया? वर्गीकरण। वर्गीकरण। बताओ वर्गीकरण में कितने प्रकार से, कितने प्रकार से बोलो? कम से कम भी तीन प्रकार देखेंगे। एक तो पीएच के हिसाब से। किसके हिसाब से? पीएच। पीएच के हिसाब से कितने प्रकार की मृदा है? चार। कौन कौन सी है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय। ठीक है। उसके बाद में बताओ अगला वर्गीकरण, राज्य का कृषि विभाग। तो राज्य के कृषि विभाग ने कितनी जगह डिवाइड किया? 14 जगह। 14 वर्गीकरण देखेंगे। पीएच में कितने हैं? चार। उसके बाद बताओ भौगोलिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण है? भौगोलिक वर्गीकरण में हमने देखा 10। कितने देखा है? और शायद ये टॉपिक चल भी रहा है हमारा। इसके बाद में एक और वर्गीकरण बचता है, कौन सा? वैज्ञानिक। कौन सा वर्गीकरण है? वैज्ञानिक वर्गीकरण। और वैज्ञानिक वर्गीकरण में कितने प्रकार हैं? पांच। दोबारा से बताओ। इस वर्गीकरण से ही प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हमने पीएच के अनुसार वर्गीकरण देखा, जिसका मैं अभी रिवीजन कराऊंगा। राज्य की कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टी बताई। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, ये आपको याद भी है। इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके याद करेंगे। उसके बाद कौन सा है? भौगोलिक वर्गीकरण। यदि मिट्टियों की विशेषता पूछे तो फिर प्रश्न कहां से आता है? भौगोलिक वर्गीकरण से। और इसके बाद में प्रश्न आजकल आ रहा है कहां से? वैज्ञानिक वर्गीकरण से। बताओ परिचय के अंदर हमने क्या क्या देखा? निर्माण। सही है। बताओ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानों के अपक्षय से लाखों हजारों साल बाद में चट्टानें धीरे धीरे अपक्षित होती हैं और किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। उसके बाद में क्या देखा? परिभाषा। परिभाषा देखा था क्या? बताओ। देखिए मिट्टी की परिभाषा किसे कहते हैं भाई? पृथ्वी के भूपटल। भूपटल मतलब सबसे ऊपरी परत। वहां पे जहां पेड़ पौधे उगते हैं और वहां से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी। उसके बाद और क्या देखा बताओ? इसका संगठन। इसमें बताओ क्या क्या होता है भाई? 25% तो मृदा जल, 25% है मृदा वायु, और 5 से 10% है कार्बनिक पदार्थ, और 40 से 45% है एक कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ तो कोई क्या बोलते हैं? ह्यूमस। जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, वो ज्यादा उपजाऊ होती है। बताओ कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है? जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़। इसको हमने देख लिया। उसके बाद बताओ, देखें विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को। बताओ उसके बाद में क्या लिखा हमने? भारत में मृदा विज्ञान के जनक जे डब्ल्यू लेदर। जे डब्ल्यू लेदर। विश्व में वेस्ली डोक्याचेव। वेस्ली डोक्याचेव, ये विश्व में जनक है। और क्या लिखा था भाई? बताओ। देखिए परिचय के अंदर मृदा निर्माण प्रक्रिया, बिल्कुल। मृदा का अध्ययन तो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, बिल्कुल। और बताओ मृदा निर्माण की प्रक्रिया? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। कई बार यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। और उसके बाद में जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन सा है? वर्गीकरण। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? पीएच मान के अनुसार। बताओ राजस्थान में पीएच मान के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी है? 4 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की है भाई?
4 प्रकार की है। इन चारों को हमने कैसे लिखा, टेबल फॉर्मेट में देखा हमने, अच्छे से देखा। बताओ पहली मिट्टी कौन सी है? अम्लीय मृदा है, कौन सी है? उदासीन मृदा है, तीसरी कौन सी है? कौन सी है? क्षारीय मृदा है। चौथी बताओ लवणीय, कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी है। बताओ इनमें पीएच का मान कितना कितना होता है भाई? 7 से कम होता है। यहाँ पे 7 के बराबर ही होता है, और यहाँ पे 7 से 8.5 के मध्य होता है, और यहाँ पे 8.5 से अधिक होता है, 8.5 से भी ज्यादा होता है। और देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न क्या बनाया अभी तक। इस अम्लीय मिट्टी का समाधान क्या है? बताओ समाधान क्या है भाई? चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइम स्टोन अगर इस मिट्टी में मिलाते हैं तो ये मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ। लाइम स्टोन। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? बताओ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? उदासीन। और बताओ इसका समाधान क्या है भाई? जिप्सम। क्या है? जिप्सम। और मिट्टी के बाद में हम टॉपिक भी कौन सा पढ़ेंगे? खनिज। कौन सा पढ़ेंगे? खनिज वाला ही पढ़ेंगे। और खनिजों में एक खनिज तो आपको यहीं पे याद होना चाहिए, जिप्सम, बीकानेर के जामसर, जामसर नामक स्थान पर। इसलिए बीकानेर में कौन सी मिट्टी? जिप्सीफेरस। कौन सी मिट्टी है? जिप्सीफेरस। और बताओ जिप्सम के साथ साथ और क्या मिला सकते हैं? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट भी एक उर्वरक खनिज है। ये दोनों के दोनों खनिज कैसे हैं? उर्वरक खनिज। कैसे? क्योंकि ये मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। ये उदयपुर में मिलता है, ये बीकानेर में मिलता है। आज हम खनिजों को एक एक को नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे। कौन से उर्वरक खनिज हैं, कौन से बहुमूल्य पत्थर वाले खनिज हैं, समझ में आ गया? कौन से धात्विक हैं, कौन से अधात्विक हैं। यहाँ पर बताओ इसका समाधान क्या है? एक तो रॉक फास्फेट, एक तो क्या है? रॉक फास्फेट, एक क्या है? जिप्सम। एक क्या है? जिप्सम। क्लियर है क्या? ये देख लिया अच्छे से। अब इसमें जो टॉपिक है ना, ये वर्गीकरण, इसमें आप एक टॉपिक और ऐड कर सकते हो, मृदा की समस्याएं। क्या कर सकते हैं? मृदा की समस्याएं। और समस्याओं में एक समस्या ये भी है, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा एक प्रकार से समस्या ही है। इसका समाधान आपको मैंने यहीं पे याद करा दिया। इसके अलावा मैं 2-3 फैक्ट और लिखा दूंगा जहां से प्रश्न आते हैं। एक तो सेम की समस्या। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? सेम की समस्या। और एक पढ़ेंगे अपर्दन। क्या पढ़ेंगे भाई? अपर्दन। वायु अपर्दन और जल अपर्दन। जल अपर्दन में भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अवनालिका अपर्दन। कौन सी नदी? चंबल नदी। सबसे ज्यादा नालियां कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। अपर्दन समस्या पढ़ेंगे। सेम की समस्या, पानी की समस्या नहीं है, मिट्टी की समस्या है, इसको भी पढ़ेंगे। क्षारीयता, लवणीयता, ये भी क्या है? समस्याएं हैं। और ये वर्गीकरण अभी पढ़ ही रहे हैं। और उससे पहले क्या देख लिया हमने? परिचय। सही है, चलते हैं। देखें पीएच मान के बाद में अगला वर्गीकरण कौन सा है भाई? राजस्थान का कृषि विभाग। कौन सा है? राजस्थान का कृषि विभाग। इसने राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी बताई? 14। 14। कितने प्रकार की मिट्टी? 14 प्रकार की मिट्टी बताई इन्होंने। इन 14 को हमने ग्रुप में याद किया था, ध्यान हो तो। बताओ श्री गंगानगर में कौन कौन सी है? साइरोजेक्स रेवेरिना। बताओ बीकानेर में? जिप्सीफेरस। बताओ हाड़ौती कोटा संभाग में? काली। कौन सी है? काली। नीचे वागड़ में लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी। और उदयपुर, कोटा, सलूम्बर में पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? चलो ये 6 मिट्टी एक साथ आप नक्शे में दिखा दो मुझे एक साथ। ये मैंने बना दिया, या फिर इसका मैं नक्शा ही निकाल लेता हूँ अपने पास, इसमें नक्शा होगा कहीं ना कहीं। चलो बना ही लेता हूँ मैं, रिवीजन में भी काम आएगा। ये आपके राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान। बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। यहाँ पे बीकानेर, यहाँ पर उदयपुर, सलूम्बर, कोटा। और ये कोटा संभाग। और ये आपके वागड़ क्षेत्र। बताओ श्री गंगानगर में कौन कौन सी मिट्टी है? साई रोजेक्स। साई रोजेक्स। कैसे याद किया? श्री साई रोजेक्स, आर रेवेरिना, रेवे
रीना, साइरोजेक्स और रेवेरिना कहां पर मिलती है भाई? श्री गंगानगर। बीकानेर में बताओ देखें किसकी मात्रा ज्यादा? जिप्सम की मात्रा, इसलिए क्या नाम है? जिप्सी फेरस। क्या है? जिप्सी फेरस। उसके बाद में चलते हैं उदयपुर, सलूम्बर, कोटा। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा है? कोटा संभाग में काली एवं गहरी मृदा, सही है। और यहां पे लाल लोमी मृदा, इसी को लाल दोमट भी कहते हैं, इसी को लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। तो कृषि विभाग के अनुसार टोटल मृदा कितनी है? 14। 14 में से 6 बता दो एक बार। श्री गंगानगर में कौन कौन सी है? साइरोजेक्स, रेवेरिना। बीकानेर में जिप्सीफेरस। उदयपुर, कोटा, सलूम्बर में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में काली क्यों है आगे हम देखेंगे। लावा से बनी है, और लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? काली। और वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में लाल लोमी, इसी को लाल दोमट और लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। 6 के बाद में 2 कैसे याद करवाया था मैं? बताओ कैसे याद करवाया था? एक कैल्सीफेरस और एक नॉन कैल्सीफेरस। यहाँ पे जिला है एक तो जैसलमेर, कौन सा है भाई? एक कौन सा है? बीकानेर। इन 2 जिलों में कौन सी मिट्टी है? कैल्सीफेरस। कैल्सीफेरस, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। कैल्सीफेरस इधर है, नॉन कैल्सीफेरस उधर। इधर जाएंगे। बताओ अजमेर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और ब्यावर, इन सभी जिलों में कौन सी है? नॉन कैल्सीफेरस। नॉन कैल्सीफेरस। जयपुर से कोटपुतली बाय रोड भी इसमें आ जाएगा। तो बताओ एक साथ 2 याद करना है। इधर तो कौन सी है? कैल्सीफेरस। और इधर कौन सी है? नॉन कैल्सीफेरस। कैल्सीफेरस कौन कौन से जिलों में? जैसलमेर, बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। कौन सा एलिमेंट ज्यादा होता है? इसलिए कैल्सीफेरस नाम हो गया। नॉन कैल्सीफेरस दूसरी तरफ, अजमेर से ब्यावर, जयपुर से कोटपुतली बाय रोड, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नाम क्या हो जाएगा? नॉन कैल्सीफेरस। पहले कितनी देखा हमने? 6। 6 तो ये है राज्य कृषि विभाग की। 6 और 2 कितने हो गई? 8। उसके बाद में फिर से 2 देख लेते हैं। 2 कौन कौन सी देखें? बताओ 2 कौन कौन सी? जलोढ़ के नाम से तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ तो लूनी बेसिन में, और नवीन जलोढ़ बाणगंगा बेसिन। ग्रे ब्राउन जलोढ़ तो कहां पे? लूनी बेसिन में। और नवीन जलोढ़ कहां पे? बाणगंगा बेसिन में। तो अगेन मैं वापस से राजस्थान का नक्शा बना रहा हूं, और आपके ये जो लूनी नदी है, कौन सी नदी है? लूनी। लूनी बेसिन कौन कौन से जिले आते हैं भाई? ब्यावर है, थोड़ा सा नागौर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। सिरोही से लूनी नदी नहीं जाती, लेकिन उसकी सहायक नदियां तो आती ही हैं। इसलिए ये सभी पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? बताओ। ग्रे ब्राउन, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। जलोढ़ के नाम से कितनी है? 2। ग्रे ब्राउन जलोढ़ इधर है, नवीन जलोढ़ किधर है? यहाँ पर है। नवीन जलोढ़ मृदा। बताओ देखें कौन सी जगह? बाणगंगा बेसिन में। कौन से बेसिन में? बाणगंगा नदी कहां कहां से बहती है? बताओ। कोटपुतली बाय रोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, इस एरिया में, मतलब बाणगंगा। बाणगंगा बेसिन में कौन सी मिट्टी है भाई? नवीन जलोढ़। कौन सी है? नवीन जलोढ़। शुरुआत में 6 देखा। 6 और 2 कैल्सी वाली, कैल्सी और नॉन कैल्सी 8। 8 और 2 10। कौन सी है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। उसके बाद 8 के बाद में अगली 2 कौन सी है? मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा, ये आपका राजस्थान है। इस राजस्थान में बीच में कौन सा पर्वत है? अरावली। कौन सा पर्वत है ये? इस अरावली के पश्चिम में क्या मिलता है? मरुस्थल। क्या मिलता है भाई? मरुस्थल। तो सभी मरुस्थली जिलों में कौन सी मिट्टी मिलती है? सभी मरुस्थली जिलों में, मरुस्थलीय जिलों में बताओ कौन सी मिट्टी मिलती है? मरुस्थलीय मिट्टी। क्या नाम है इसका?
मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। और इसी से एक और नाम है मरुस्थलीय एवं बालुका स्तूप मृदा। मरुस्थलीय एवं बालुका स्तूप मृदा कौन कौन से जिलों में? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, नागौर नहीं है, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। दोबारा से देखो, 6 जिलों में, सभी मरुस्थलीय जिलों में तो मरुस्थलीय मृदा, लेकिन 6 जिलों में कौन कौन सी है? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। इन 6 जिलों में, इन 6 जिलों में कौन सी है भाई? मरुस्थलीय एवं बालुका स्तूप मृदा, बालुका स्तूप मृदा। समझ गए क्या? कितने हो गई? 10। कितने हो गई? शुरू में 10, 6 देख लिया, 6 के बाद में 2 जलोढ़ की, 8, 2 मरुस्थल वाली, 10। अब 2 कौन सी देखें? नॉन कैल्सी की भी देख लिया ना, 12। अब 2 बची हैं, कौन सी? एक तो नवीन बुरी, पीली भूरी, नवीन बुरी, पीली भूरी, नवीन बुरी और पीली भूरी। पीली बुरी के नाम से भी 2 हैं, देख लेते हैं। देखें, बीच में है आपके अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा। इन 3 जिलों में तो कौन सी है भाई? नवीन भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा। बताओ कौन कौन से जिलों में? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा। इसी भूरी के नाम से एक और है, कौन सी है? पीली भूरी। जहां जहां से बनास नदी बहती है वहां पे कौन सी है भाई? पीली भूरी, पीली भूरी मृदा। अब बनास नदी कहाँ कहाँ से बहती है? आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इस पूरे बेल्ट में कौन सी मिट्टी है? पीली भूरी। इस प्रकार से राज्य कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उन्होंने कितने बताए? 14। इन 14 को एक बार और रिवाइज करेंगे सभी, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। बताओ, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा किसका हमने? राज्य का कृषि विभाग। कितने प्रकार की मिट्टी बताया? 14। इन 14 में से बताओ, मैं नाम बोलूंगा, आप जिले बोलना, सही है? नंबर 1 बोल रहा हूं, साइरोजेक्स, रेवेरिना, जिप्सीफेरस, पर्वतीय मृदा, लाल लोमी मृदा, काली मृदा, कैल्सीफेरस मृदा, नॉन कैल्सीफेरस मृदा। कैल्सी से 2 हो गई, कैल्सी और नॉन कैल्सी। उसके बाद में है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। बताओ, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। लूनी बेसिन कौन कौन सा है पता है ही? जलोढ़ से भी कितनी है? 2। ग्रे ब्राउन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ बताओ, बाणगंगा बेसिन। उसके बाद मरुस्थली के नाम से भी कितने हैं? 2। एक मरुस्थली मृदा और एक मरुस्थली एवं बालुका स्तूप मृदा। मरुस्थली मृदा सभी मरुस्थली जिलों में, और मरुस्थली एवं बालुका स्तूप मृदा 6। 6 कौन कौन से? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। और सबसे लास्ट में है बुरी के नाम से भी कितनी है? 2। नवीन बुरी तो कितने हैं? 3। कौन कौन से? और पीली बुरी के नाम से कितने हैं? बनास बेसिन के आसपास पूरा ही है, 7-8 जिले हैं इसमें। क्लियर है क्या? बताओ, अगला वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे? पहले हमने पीएच का देख लिया, फिर क्या देखा? राज्य कृषि। अब किसका देखेंगे? भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या क्या है बताओ? किस किस के आधार पर वर्गीकरण किया मृदा का? किस किस के आधार पर? रंग, गठन, उपजाऊपन, मृदा का कण, इन आधार पर वर्गीकरण किया। कितने प्रकार की मिट्टी है? 10। देखो, दूसरा ले लेते हैं हम, कौन सा? भौगोलिक वर्गीकरण। कितने प्रकार बताए? 10। हमने 10 पढ़ा है, बाकी कहीं पे 5, 7 और कहीं पे 8 ऐसे दे रखा है, लेकिन एग्जाम में 10 तक प्रश्न आते हैं, उसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसका आधार बताओ? रंग, गठन, उपजाऊपन, कण का आकार। सही है? इन सभी के आधार पर राजस्थान में कितनी मिट्टी है? 10।
इनका एक बार नक्शा बनाता हूं, फिर एक एक को पढ़ेंगे, एक एक के बारे में ये पॉइंट्स बना देंगे। एक साथ एक बार नक्शा बना लेता हूं मैं। ये आपका रंगीला राजस्थान है। क्या है ये? रंगीला राजस्थान है। इस रंगीले राजस्थान में बीचों बीच में कौन सा पर्वत है? अरावली। कौन सा पर्वत है? बताओ। अरावली पर्वत के पास में कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बारे में डिटेल बाद में देखेंगे, एक बार नाम देख लेते हैं। सही है। बताओ इधर कौन सा भौतिक प्रदेश है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है भाई? बलुई रेतीली मृदा। बलुई रेतीली मृदा ये है। इसको भी देख लेंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई रेतीली मृदा। अब इसके अन्य नाम और विशेषता ये हम देख लेंगे। इसी मिट्टी में, इसी डेजर्ट में, इसी मरुस्थल में सामान्यतः बरसात क्या होती है? कम। तो इस मिट्टी को, यहाँ की वनस्पति को पानी की आवश्यकता भी क्या होती है? कम। लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसे नहरों के माध्यम से या नदियों के क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा पानी दें, ऊपर से हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे एक मिट्टी उत्पन्न होती है। कौन सी? लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है भाई? तो आपको यहाँ पर मिलेगी कौन सी मिट्टी? लवणीय। यहाँ पर भी कौन सी मिलेगी? लवणीय। गग्गर बेसिन में, लूनी बेसिन में, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में और नर्मदा नहरी क्षेत्र में। उसके बाद में देख लेते हैं इस अरावली पर्वत के पश्चिम में और पूर्व में। पश्चिम में और अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन सी मिट्टी मिलती है भाई? रेतीली भूरी। कौन सी मिट्टी है? रेतीली भूरी। और अरावली पर्वत के पूर्व में कौन सी है? भूरी। मैंने ऐसे याद करवाने के लिए कह रखा है आपको कि इस पर्वत के पश्चिम में कौन सी? रेतीली भूरी। और पूर्व में कौन सी? भूरी। दोनों को एक साथ ही पढ़ा रखा है, एक साथ ही पढ़ाऊंगा। और भी मैंने याद करवा रखा है कि बनास नदी जहां से बहती है वहां पे कौन सी मिट्टी? भूरी। और माही नदी जहां से बहती है वहां पे लाल लोमी। लाल लोमी। ये दो आप याद कर सकते हो। और बाणगंगा नदी बेसिन में जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़। उसके बाद बता दो इधर कौन सी है भाई? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पर कौन सी है? काली। यहाँ पर कौन सी है? लाल। बताओ काली और लाल के बीच में कौन सी है? इन दोनों के बीच में प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, इन दोनों के बीच में लाल काली। लाल दोनों का मिक्स हो गया है ना ये। लाल और काली के बीच में देखो प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, यहाँ पे कौन सी है? लाल काली। इधर बताओ यहां से तो कौन सी है? पीली बुरी भी थी ना यहाँ पे, पहले पढ़ा था। तो पीली और लाल। इस दक्षिणी अरावली में कौन सी है? पीली। लाल पीली लिख दो इसको, है ना। लाल पीली। पहले लाल लिख देता हूँ फिर पीली लिख देंगे। लाल पीली। लाल पीली मृदा तो है दक्षिणी अरावली के आसपास, और इन दोनों के बीच में लाल काली। इस प्रकार से कितनी मिट्टी हो गई? 10। इन 10 के बारे में सबसे पहले एक किसके बारे में पढ़ लेते हैं? बलुई रेतीली। बलुई रेतीली मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से। सामान्यतः कुछ कुछ मृदाई ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक रीजन है निर्माण का, बाकी सभी का रीजन क्या है? चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानों के अपक्षय से। ठीक है। बताओ इसके अन्य नाम बताओ। मरुस्थली मृदा, प्यासी मृदा, शुष्क मृदा। क्लियर। उसके बाद बता दो, देखें इसका कण क्या होता है? मोटा। कण, कण से 3 मिट्टियों के प्रश्न बनते हैं। कण मोटा, कण बारीक और कण मर्ण में। इसका कण तो कैसा है? बारीक। इसका कण कैसा है? मर्ण में। और इसका कण कैसा है? मोटा। और भी मिट्टियों में मोटा बारीक ऐसे कण लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न 3 में से बनेंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा। मोटा कण किसका होता है? बारीक कण किसका होता है? क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा बनती है ये, और नदियां चलती हैं तो पहले तो मोटे कंकर पत्थर पर धीरे धीरे अपर्दन होते 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 बारीक कण बन जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा चिकनाट होता है, इसलिए कौन से कण हो गए? मर्ण में। इन्हीं तीनों से प्रश्न भी 3 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं भाई? सबसे ज्यादा, सबसे कम जल ग्रहण क्षमता किसकी है? कम जल ग्रहण क्षमता किसकी है? मोटे मोटे कण है, इसलिए पानी का अवशोषण कम करते हैं। सर्वाधिक, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किसकी है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किसकी है? जलोढ़ की, क्योंकि बारीक कण है
तो जल का अवशोषण भी ज्यादा। तो अच्छा बताओ, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है? जल ग्रहण मतलब ज्यादा पानी को अवशोषित कर सकती हैं, और जल धारण मतलब ज्यादा लंबे समय तक जल का अवशोषण रख सकती हैं। इसमें एक बार पानी देंगे तो 5, 7, 10 दिन तक पानी दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, लंबे समय तक जल को धारण करके रखती हैं। उसके बाद बता दो, देखिए और क्या देखा आपने, और क्या देखा इसके बारे में कण के बाद में? उपजाऊपन। बताओ उपजाऊपन क्या होता है? कमी होता है, कम होता है, बिल्कुल पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कैल्सीफेरस। कौन सी मृदा? कैल्सीफेरस। उपजाऊपन कम तो फसलें का प्रोडक्शन होगा। कौन सी फसलें? बाजरा, ज्वार, ज्वार, मूंग, और इन फसलों का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। और क्या देखा इसकी विशेषता? क्या है विशेषता? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में मिलने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़। क्लियर है क्या? चलो आगे। उसके बाद में आ जाओ, दूसरी मिट्टी कौन सी? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी कोई अलग से मिट्टी नहीं है, लेकिन मरुस्थली जिलों के नीचे होती है चूने की चट्टानें। क्या होती है? मरुस्थल की प्रकृति क्या है कि पानी कम होना चाहिए, फिर भी मानव यहाँ पे पानी आवश्यकता से ज्यादा और ऊपर से रासायनिक उर्वरक डालता है, तो यहाँ पे मिट्टी कौन सी बन जाती है? लवणीय। कौन सी क्रिया से? केशिकत्व क्रिया से। कौन सी क्रिया से? केशिकत्व क्रिया किसे कहते हैं? जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलती है, विपरीत चलती है। हम पानी देंगे, नीचे चूने की चट्टाने जो लवणीय तत्व वो घुल करके ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी का रंग भी कैसा होता है? सफेद। कैसा रंग होता है इसका? सफेद। बताओ इसका विस्तार बताओ। घग्गर बेसिन, इंदिरा गांधी नहर, लूनी बेसिन और नर्मदा नहर। और ये इसमें ऊपर लवणीय तत्व ज्यादा जमा हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कम उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है? और इसका समाधान मैंने पहले ही बता दिया, क्या? जिप्सम और रॉक फास्फेट। जिप्सम और थोड़ी लिखाया था कुछ इसमें, सही है। उसके बाद क्या अन्य नाम बताओ भाई, अन्य नाम बताओ। अनुर्वर मृदा, ऊसर मृदा, रेह, कल्लर, थार, अल्कलाइन। सही है, बहुत सारे नाम है जहां से प्रश्न भी पूछता है। बताओ उसके बाद में इन दो मृदाओं को एक साथ पढ़ा था। अरावली के पश्चिम में रेतीली भूरी, पूर्व में भूरी मृदा। रेतीली भूरी और भूरी मृदा। उसके बाद में बताओ, देखें इसका रंग भी भूरा, इसका रंग भी भूरा। इसका विस्तार है शेखावाटी और लूनी बेसिन। शेखावाटी और लूनी बेसिन। और इसका विस्तार बताओ, बनास बेसिन। कौन सा है? बनास। इसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर, इतना ही लिखवाया था। उसके बाद में क्या? लवणी मिट्टी में अन्य नाम बताओ, इसके अन्य नाम क्या क्या है? दूसर, ग्रे पेंटेड, सिरोजियम मृदा। उसके बाद में आ जाओ, कौन सी मिट्टी? जलोढ़। बताओ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के डिपोजिशन से, निक्षेपण से। तो अन्य नाम बताओ। निक्षेपण मृदा, कांप मृदा, दोमट मृदा, कच्छारी मृदा और डेल्टाई मृदा। बताओ कण क्या होते हैं? इसलिए सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता। और क्या देखा था? पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। ह्यूमस भी इसमें ज्यादा ही होता है, क्योंकि नदियों के साथ में सड़े गले पदार्थ ज्यादा आते हैं, इसलिए इसका उपजाऊपन भी ज्यादा है। राजस्थान की जितने भी मिट्टी हैं, राजस्थान और भारत, उन सभी में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली। कौन सी है? काली। उसके बाद में और क्या लिखवाया बताओ? रंग बता दो इसका। ग्रे, ग्रे या धूसर। क्लियर। विस्तार बता दो। बाणगंगा बेसिन। आप तो नदियों का नाम याद रखना, जिले तो एक आसपास के भी आ जाते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि मेरा जिला बॉर्डर पूरा हो गया तो इसके आगे ये मिट्टी नहीं मिलेगी, मिलती है मिट्टियां। सही है, बाणगंगा बेसिन के आसपास का एरिया। यहाँ पे एक नोट भी लिखवाया था मैंने, जो एग्जाम में पूछता है। भूरी कच्छारी मृदा, कौन सी मिट्टी? भूरी कच्छारी मृदा कितने जिलों में? 4। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर। उसके बाद कौन सी मिट्टी पड़ा? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया में लावा के अपक्ष है। कौन से लावा के अपक्ष है? बेसाल्ट लावा। ज्वालामुखी जानते ही हो, अब की बार सीईटी में एक टॉपिक जोड़ दिया इंडियन ज्योग्राफी में, आपदा प्रबंधन।
कौन सा टॉपिक जोड़ा है? आपदा किसे कहते हैं? अचानक से होने वाली कोई भी घटना आपदा कहलाती है। तो हमारे नेचुरली ज्योग्राफी में इस टॉपिक को जोड़ा है, तो उसका मतलब है कि वो भूकंप और ज्वालामुखी से प्रश्न पूछेगा। समझ में आ गया? वर्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये दोनों टॉपिक अपने को करने हैं। क्लियर? तो ज्वालामुखी क्या होती है भाई? चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ जमीन के नीचे मैग्मा कहलाता है। जमीन के नीचे चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। वही मैग्मा दरारों से बाहर निकल करके ठंडा होकर के क्या कहलाता है? लावा। और बेसाल्ट लावा के जमा होने से धीरे धीरे हजारों साल में टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? क्योंकि यहाँ पे कपास का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए अन्य नाम कपासी मृदा, लावा मृदा, कौन? चरनोजम मृदा, रेगूर मृदा। रेगूर नाम बार बार पूछा हुआ है। यहाँ पे तो दोमट है और यहाँ पे क्या है? रेगूर है। और स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली क्यों? एक बार पानी देने के बाद जैसे जैसे ये मृदा सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा, इसका रंग क्या होता है? काला। जो मैं लिखाता हूँ इंडियन ज्योग्राफी में, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? काला। और इसमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा है, इसलिए जलोढ़ के बाद में दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली। कौन सी है? काली। और इसका विस्तार कहां पर है? हड़ौती, कोटा संभाग। अब ये मैं अभी भी कह रहा हूं दोबारा से, फिक्स कोई बाउंड्री नहीं है कि कोटा से आगे नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत इधर सवाई माधोपुर में मिल सकती है, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ में भी मिल सकती है। क्लियर है? मुख्यतः कोटा संभाग। उसके बाद क्या लिखा है? बस अब हम कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे? लाल। कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे? लाल। पहले बोर्ड पे ध्यान दें, पहले मैं समझा देता हूं, पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसका पूरा नाम है लाल लोमी। क्या नाम है? इसी का एक और नाम है लाल दोमट। क्या नाम है? लाल दोमट मृदा। इसी का एक नाम है कौन सा? लेटेराइट। क्या नाम है? समझने का प्रयास करना। और ये मृदा मैं याद करा सकता हूं, आप अगर एक शब्द को याद रख लो तो बोलो वो शब्द कौन सा है? ये जो लेटेराइट शब्द है, ये लेटेराइट जो वर्ड है ना, ये लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है। किससे बना शब्द है ये? और इस लेटर का अर्थ होता है ईंट। ईंट, ईंट जानते हैं? ब्रिक्स, जिससे हम मकान भवन बनाते हैं। अब आपके दिमाग में ईंट रखना, बाकी पूरी विशेषता समझ में आ जाएंगी। देखते हैं ईंट का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। इसका रंग भी क्या होता है भाई? लाल भूरा। सही है। ईंट बनती कैसे है? निक्षालन क्रिया से। कौन सी क्रिया से? निक्षालन क्रिया। कैसे? आपने देखा होगा कि जो हमारी लेबर होती है वो पहले मिट्टी को पानी के घोल में मिलाती है, सबसे पहले घोल बनाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि पहले घोल बनेगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ईंट को बता देता हूँ। पहले घोल बनाते हैं, उसको फिर थोड़ा सा सुखाते हैं, ईंट का डिजाइन बना के उसको ईंट के बट्टे में गर्म करते हैं। क्लियर? और गर्म करने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? कठोर। और इससे क्या बनाई जाती है? ईंट। और ईंटों का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? भवन निर्माण में। समझ में आया? मतलब पानी की आवश्यकता भी पड़ी और तापमान की भी आवश्यकता थी, तो यहाँ पर भी दोनों चीजें लेंगे। ये जो मिट्टी है ऐसे ऐसी जगह पे मिलती है जहाँ पे तापमान भी क्या हो? ज्यादा, और जहाँ पे वर्षा भी क्या हो? ज्यादा। दोनों ज्यादा होने चाहिए। पहले तो क्या होनी चाहिए? बरसात। वर्षा होने से जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। घुलने से क्या है कि घुलनशील तत्व तो इसमें घुल जाते हैं, अघुलनशील तत्व उसकी ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं। अघुलनशील तत्व कौन से? जैसे आयरन है। कौन सा है? आयरन है। लोहा। कौन सा है? लोहा। और जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है उसका रंग क्या होगा? लाल। हमारे ब्लड में किसकी मात्रा? लोहे की, आयरन की, आयरन तत्व की, हीमोग्लोबिन, हिम। इसलिए हमारा ब्लड का कलर भी कैसा है? लाल। तो ध्यान देना, ऐसे गोल बनाने से, वर्षा के गिर डलने से इसमें गोल बनेगा, घुलनशील तत्व घुल जाएंगे और अघुलनशील तत्व जो कठोर एलिमेंट्स हैं वो ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे तापमान भी क्या होता है? ज्यादा। हम जानते हैं कि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के आसपास सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं, तो तापमान अधिक होने के कारण ये मिट्टी धीरे धीरे सूखती है और क्या बन जाती है? कठोर। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षालन। क्या बोलते हैं इसको? तो बताओ, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कौन सी क्रिया से? निक्षालन क्रिया। कहां पे संपन्न होती है? जहां तापमान भी अधिक और वर्षा भी। पहले तो मिट्टी का क्या बनेगा? घोल।
घोल बनने से घुलनशील तत्व तो घुल जाएंगे, अघुलनशील तत्व ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं, जैसे आयरन, जैसे आयरन। उसके बाद गर्म होने से ये मिट्टी क्या हो जाती है, कठोर, क्या हो जाती है, और उससे क्या बनाई जाती है, ईंट, और ईंटों का प्रयोग किसमें, भवन निर्माण में। इतनी सारी बातें ध्यान रखनी है, किसके बारे में, लेटेराइट के बारे में, लेटेराइट के बारे में। अब यहाँ से कौन कौन सी फसलें, सामान्यतः ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ज्यादा उपजाऊ होती तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान इस मिट्टी को बेचता क्यों, सही है, पैदावारी कर लेता। लेकिन आसपास इस मिट्टी में उपजाऊपन वैसे कण कम होते हैं, कण भी मोटे होते हैं इसके, फिर भी यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में, यहाँ पे हमारे एक तो किसका प्रोडक्शन, मक्का, एक किसका, चावल, और एक किसका, गन्ना। बताओ किस किस का प्रोडक्शन होता है, मक्का, चावल, गन्ना। कृषि में मैंने लिखाया था मक्का की एक किस्म है माही कंचन, कौन सी किस्म है, माही कंचन। तो माही कंचन जो किस्म है मक्का की, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, लेटेराइट मिट्टी में। और यहाँ पर आया था माही धवल, सुगंधा, यहाँ पे माही धवल भी है, माही धवल, ये दोनों तो मक्का की किस्म है। और माही सुगंधा, माही सुगंधा। अब माही से याद रखना कि ये लेटेराइट मिट्टी कौन सी नदी के पास में, माही नदी के पास। लिखा दूं क्या, पहले एक बार बोलो कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे, लाल लोमी का अन्य नाम, लाल दोमट और लेटेराइट मिट्टी, अन्य नाम हो गए। निर्माण बताओ, निक्षलन क्रिया कहाँ पे, जहाँ वर्षा भी ज्यादा और तापमान भी ज्यादा। जैसे भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा तापमान नीचे केरल की तरफ ही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो भूमध्य रेखा के नजदीक जाएंगे तो वहां पे तापमान क्या मिलेगा, ज्यादा, सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी, और केरल तट पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। इसलिए भारत में मालाबार तट और केरल तट पर भी कौन सी मिट्टी मिलती है, लेटेराइट। ये जो लेटेराइट है वो शब्द लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, और इससे क्या बनती है, ईंट। इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा, क्योंकि ईंटों का रंग क्या होता है, लाल भूरा, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन। आयरन तत्व की उपस्थिति के कारण पहले घोल बनाएंगे, घुलनशील तत्व घुल जाएंगे, अघुलनशील तत्व ऊपरी परत में जमा हो जाएंगे, उसके बाद गर्म होने पर, तापमान बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, ये कठोर, और इससे क्या बनाई जाती है, ईंट। इसके कण थोड़े से मोटे होते हैं, कण क्या होते हैं भाई, मोटे होते हैं, उपजाऊपन इसका क्या होता है, कम। फिर भी हमारे यहाँ पे किस किस का उत्पादन होता है, मक्का, चावल, गन्ना। मक्का की कौन कौन सी किस्म मिलती है, और चावल की कौन कौन सी किस्में, लिखो। नंबर कौन से आए, 8, 8 नंबर, उससे पहले मैंने लिखवा दिया था, अब आप लोग लिखो भाई इसको, लिखो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। सबसे पहले लिखो अन्य नाम, सबसे पहले अन्य नाम, लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा। और लिखो लाल दोमट मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल दोमट मृदा। लिख दिया अन्य नाम। अब एक शब्द लिखो, लेटेराइट शब्द, लेटिन भाषा के लेटेराइट शब्द, लेटिन भाषा के लेटर शब्द से, लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ शब्द है, लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ शब्द है, शब्द है, जिसका अर्थ ईंट होता है, ईंट, ब्रिक्स, जिसका शब्द ईंट होता
है। अब मैं पढ़ाऊंगा पूरी मृदा, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलते रहना चाहिए? ईंट कैसी होती है? लाल भूरी, कठोर होती है कि मुलायम होती है? सूखने के बाद में पहले तो गीला बना गीली होती है, फिर उसके बाद सूखने के बाद क्या हो जाती है? कठोर। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। बताओ देखें, और क्या लिखा, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? उपयोग किसमें होता है? भवन निर्माण। किसमें? भवन निर्माण। लिखो निर्माण, निर्माण। निक्षालन क्रिया, निक्षालन क्रिया, निक्षालन क्रिया के बारे में लिखो। मैंने लिखाया था लवणीय मिट्टी का निर्माण कैसे? केशिकत्व क्रिया। और यहाँ पे क्या है? निक्षालन। लिखो निक्षालन के बारे में। इस प्रक्रिया में अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अर्थात, नेक्स्ट लाइन से लिखना, अर्थात सबसे पहले मिट्टी का घोल तैयार किया जाता है। मिट्टी का घोल तैयार किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें जिसमें घुलनशील तत्व, जिसमें घुलनशील तत्व घुल जाते हैं, घुलनशील तत्व घुल जाते हैं, तथा अघुलनशील तत्व अघुलनशील तत्व ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं। अघुलनशील तत्व ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं। अघुलनशील तत्व ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं, जैसे आयरन, जैसे आयरन। जैसे आयरन। फिर अगली लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में, घोल के बाद, घोल के बाद अधिक तापमान या गर्म करने पर, अधिक तापमान या गर्म करने पर, गर्म करने पर यह मृदा अत्यधिक कठोर हो जाती है। यह मृदा अत्यधिक कठोर हो जाती है। अत्यधिक कठोर हो जाती है। अत्यधिक कठोर हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसलिए इस मृदा का उपयोग, इसलिए इस मृदा का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। इसलिए इस मृदा का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। ईंट निर्माण में किया जाता है।
जिनसे भवन बनाए जाते हैं, जिनसे भवन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? भवन। और लिखो इसका रंग, इसका रंग, रंग लिखो, रंग लाल भूरा। ईंट का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा, लाल भूरा। कॉस्टिंग में लिखो क्योंकि आयरन की अधिकता होती है, क्योंकि आयरन फेरस की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? आयरन की अधिकता होती है। नेक्स्ट बताओ आगे क्या लिखें? पहले विस्तार लिख लो, विस्तार। बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगर तापगढ़ प्रतापगढ़ सलूंबर सलूंबर बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और सलूंबर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर। अब लिखो फसलें, फसल। तीन लाइनों में लिखना क्योंकि इनकी किस्म भी सामने लिख देंगे। मक्का, चावल, गन्ना। मक्का, चावल, गन्ना। मक्का की किस्म लिख दो आगे, माही कंचन, माही धवल, माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल। चावल की किस्म लिखो, माही सुगंधा, माही सुगंधा। और क्या लिखें भाई, बताओ? लिखो कण मोटा, उपजाऊपन कम। कण मोटा और उपजाऊपन कम। कण मोटा और उपजाऊपन क्या है? कम है। भाई मृदा अगर उपजाऊ होती तो किसान क्या करते? खुद पैदावार करते। आसपास देख लो, जहां भी ईंट के भट्टे हैं वहां पे आसपास खेतों से मिट्टी को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया है ना। बताओ आसपास कहाँ सी के भट्टे अपने? कालड़ी के पास, इधर मनौरपुर कल्याणपुरा के आसपास। और बताओ तुम्हारे किसी के भी नहीं है? किसके है? हर कर नहीं चाहिए, तुम्हारे थोड़ी है बस। तो नेक्स्ट, और कुछ थोड़ी रह गया इसमें। चलो आगे। अगली मिट्टी तो बहुत इजी है, आगे की मिट्टी कोई अलग सी मिट्टी नहीं है। कौन सी है? लाल और काली के बीच में कौन सी है? लाल काली। बताओ इन दोनों के बीच में जिले कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी। और यहाँ पे उत्पादन किसका होगा? इधर से तो क्या ले लो? मक्का। इधर से कपास और सोयाबीन, कपास और सोयाबीन। लिखा दूं? लिखो 9 नंबर, लाल काली मृदा, लाल काली मृदा, लाल काली मृदा। लाल काली मृदा के बारे में लिखो, विस्तार, विस्तार। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से आगे बताओ कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के आगे भीलवाड़ा, बूंदी। प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बूंदी। नेक्स्ट
बताओ फसलें, फसलें। इधर से मक्का ले लो, उधर से कपास और सोयाबीन ले लो। देखो फसलें, मक्का, कपास, सोयाबीन। मक्का, कपास और सोयाबीन। ठीक है, बस दो ही बातें हैं इसमें, और तो कोई खास अलग है नहीं। अगला पॉइंट बताओ, लास्ट मिट्टी कौन सी है? लाल पीली। 10 नंबर, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा। लाल किधर से लेंगे? नीचे से, और पीली भूरी ऊपर से। लिखो इसका विस्तार दक्षिणी अरावली। इसका विस्तार दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के जिले लिख दो कौन कौन से हैं। बताओ दक्षिणी अरावली के जिले बताओ। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। लिखो, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। ठीक है, बस दक्षिणी अरावली याद रखना। अब लिखो फसलें, फसलें, कपास, मूंगफली, कपास, मूंगफली, सरसों, जवार। कपास, मूंगफली, सरसों और जवार। इस प्रकार से हमारा भौगोलिक वर्गीकरण भी क्या होता है? पूरा। अब क्या देखेंगे बताओ? वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सा देखेंगे? देखो यहाँ से प्रश्न आते हैं सीधे जिलों पर आधारित, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मृदा का परिचय बता दिया पूरा। उसके बाद में इसका वर्गीकरण देखा। सबसे पहले कौन सा? पीएच मान, कितने प्रकार की मिट्टी? 4। दूसरा कौन सा? राज्य कृषि विभाग, कितनी मिट्टी? 14। तीसरा कौन सा? भौगोलिक वर्गीकरण, कितनी मिट्टी? 10। अब पढ़ेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो लिखो, राजस्थान में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थान में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये वर्गीकरण दिया था यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अमेरिका का जो कृषि विभाग, अमेरिकी कृषि विभाग। ठीक है, आधार क्या क्या है इसके? आधार, आधार है भाई मृदा की उत्पत्ति, मृदा कण, और इसमें आजकल प्रश्न कण से ही आ रहा है, और रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन। प्रश्न कहां से आ रहा है? कण से। अभी तक तो हम देख रहे थे मोटा कण, बारीक कण। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश के जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मोटा बारीक कण नाम नहीं दिया, उसके अलग अलग नाम दिए। इनको हम याद करेंगे मृदा के आधार पर। और कितने प्रकार की मिट्टी बताया? बताओ, प्रकार बताओ। 5। उतारो एक बार, यहां तक उतारो, लिखो। किसके द्वारा दिया गया? ये अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार दिया गया। क्या क्या आधार हैं इसके? इसके आधार है मृदा की उत्पत्ति, मृदा कण और रासायनिक संगठन। और प्रकार कितने बताए? 5। कितने प्रकार बताए? 5 बताए भाई। 5 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए? 5।
इन पांचों को मैंने एक नक्शा बनाऊंगा, नक्शा अगर बना लिया समझ लिया तो याद हो जाएंगे, अन्यथा याद मुश्किल। क्योंकि आपके बारे में तो क्या कहा जाता है, आपका माथा थोड़ी है, क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। कौन सी मेमोरी, रैम या रोम, परमानेंट वाली कौन सी है, रैम। कैश मेमोरी, एक बार पढ़ा दो बाकी परमानेंट। क्योंकि तुम दिमाग में क्या बना लेते हो, नक्शा, पिक्चर बना लेते हो, फोटो बना लेते हो कि हाँ ये ऐसे है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अब हम वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे, अमेरिकी कृषि विभाग। कितने प्रकार की मिट्टी बताया, हमारी तो 5 बताया, लेकिन भारत में कितनी बताया इसने, भारत में कितनी बताई, 8। विश्व में कितनी बताई, 12। 11 कहीं पे 11 लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, 12। भारत में कितने प्रकार बताए, 8। कहीं पे ऊपर लिख लो कोने में। ये वैसे इंडिया में भी आजकल ये नाम पढ़ने लग गए, 8 मिट्टियां कौन कौन सी है। चलें आगे, बोर्ड पे देख लो एक बार, कॉपी को बंद रखना। पहले उस नक्शे में याद करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बताओ देखें, वो नक्शा इसी में खोल लूँ क्या मैं, उस नक्शे को फिर बनाऊं मैं खुद ही। ये आपका राजस्थान है। इस राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत है। भौतिक प्रदेश बता दो, उसी हिसाब से मिट्टियों को याद करेंगे। यहाँ पे कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती पठारी प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थल में 2 हैं, इधर एक है, इधर एक है और एक है यहाँ पर है, टोटल 5 है। उन वैज्ञानिकों के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी है, 5। उनका नाम भी थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड ही है, टेक्निकल वर्ड है, नाम याद रखना। उनका विस्तार नक्शे से पहचान ही लेंगे। हाड़ौती है, पूरी मैदान है, दक्षिणी अरावली और वागड़ क्षेत्र है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर एक मिट्टी है एरिडीसोल। कैसे याद करेंगे भाई, याद तो होगी नहीं तुम्हारे को, होगी याद, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है मरुस्थल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक शुष्क और एक तो शुष्क मरुस्थल और एक है, बताओ, ये तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है और उससे आगे शुष्क मरुस्थल है। और शुष्क को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एरिड। क्या बोलते हैं, एरिड। इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी है, ये जो इस कलर में 5 प्रकार का कलर यूज करूंगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये मिट्टी यहाँ भी है, थोड़ा थोड़ा आगे भी मिलती है। इस मिट्टी का नाम है एरिडी शॉल। क्या नाम है भाई, एरिडी शॉल, एरिडी शॉइल, शॉल्स। सही है क्या, बताओ पहली कौन सी मिट्टी है, एरिडीसोल। कैसे याद करोगे, एरिड का मतलब शुष्क, एरिड का मतलब है शुष्क। बताओ कौन कौन से जिलों में, क्या, JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, JBBJ। और ये कौन सा एरिया है, शेखावाटी। ये कौन सा क्षेत्र है, शेखावाटी एरिया। शेखावाटी में वैसे 3 ही जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, लेकिन थोड़ा सा नागौर वाला क्षेत्र के आसपास भी ये मिट्टी मिलती है। क्लियर है क्या, एक मिट्टी तो ये हो गई। दूसरी मिट्टी के लिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ ये वाला, कोई दिक्कत। दूसरी जो मिट्टी है ना ये वाली, देखो बहुत ज्यादा, इसका एरिया ही बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से देखें यही मिलती है भाई। इसका नाम है एंटीसोल। क्या नाम है इसका, एंटी शोइल, एंटीसोल।
नंबर 2 एंटी शॉल। दूसरी मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल। एरिडीसोल वाले जो जिले हैं इनको छोड़ करके जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का एरिया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो एरिया है वहां पे कौन सी मिट्टी? एंटीसोल। अभी जो 5 पढ़ेंगे उन 5 में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी है? दूसरे नंबर पे कौन सी है? आपने पढ़ा था शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है हरिमोहन सक्सेना के अनुसार? 75,000 वर्ग किलोमीटर। और अर्ध शुष्क का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। सही है। ज्यादा किसका है? अर्ध शुष्क का। तो मिट्टी कौन सी ज्यादा? एंटीसोल। और दूसरे नंबर पे एरिडीसोल। दो मिट्टी समझ में आ गई? बताओ कौन कौन सी है? एरिडीसोल, एंटीसोल। एरिडीसोल को कैसे याद करोगे? एरिडी मतलब शुष्क, और अरावली के उधर पाकिस्तान की तरफ हमारे से एंटी, हमारे से एंटी में कौन है? एंटीसोल, एंटीसोल। इधर चलते हैं, यहाँ पे कौन सा मैदानी प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कौन सा मैदानी प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ बनास नदी तक भी है ना? बनास नदी तक। यहाँ पे आपके मिलेगा नंबर 3। नंबर 3 मिलता है एल्फी शोल। कौन सी मिट्टी है ये? एल्फी शोल, एल्फी शोल, एल एल्फी शोल, एल्फी शोल मृदा। सही है। उसके बाद में चलते हैं हाड़ौती। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती वाला। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नंबर 4, नंबर 4 कौन सी मिट्टी है? वर्टीसोल। कौन सी मिट्टी है? वर्टीसोल, वर्टीसोइल, वर्टीसोल। कितनी हो गई? 4। कौन कौन सा एरिया बच गया? कौन कौन सा एरिया बच गया? दक्षिणी अरावली, सॉरी ये कलर नहीं, ये तो कलर पहले यूज कर लिया। कौन सा कलर ले लें? लाल ही ले लेते हैं। ये वाला दक्षिणी अरावली और वागड़ क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, थोड़ा सा प्रतापगढ़, थोड़ा सा सलूम्बर। ये वाला जो एरिया है नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 ये है इंसेप्टिसोल। क्या नाम है इसका? इंसेप्टी, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स मृदा। बताओ कितनी होगी मृदा टोटल? 5। पांचों का नाम बताओ। 5 याद हो जाएंगी? बताओ मुझे, आप मुझे बताओ। JBBJ कौन सी मिट्टी? बीच में ये पाली। अर्ध शुष्क वाला जो मरुस्थल है वहां पे कौन सी? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिणी अरावली और वागड़ क्षेत्र में इंसेप्टिसोल। तो मुझे लगता है क्षेत्र तो आप याद कर लोगे। भौतिक प्रदेश पूछे तो भी याद कर लेंगे, जिले पूछे तो भी बता देंगे। क्लियर। लेकिन वो डोकरा आजकल प्रश्न कहां से पूछ रहा है? मृदा कण। कहां से प्रश्न पूछ रहा है? कौन कौन से मृदा कण मिलते हैं? अभी तक हमने भौगोलिक वर्गीकरण में क्या पढ़ा था? मोटे कण, बारीक कण, मृणमय कण। तो इनका कुछ साइंटिफिकल नाम दिया है इन्होंने, इसलिए मैं मृदा कण को लिख रहा हूं। एक बार बोर्ड पर ध्यान देना भाई। थोड़ा सा छोटा बना दूंगा इसको, दिख जाएगा सभी को। वापस बड़ा कैसे हो गया? अब दिख जाएगा। इनके क्या लिखूंगा मैं? मृदा कण इसी में लिखूंगा ताकि आपको लिखाने में बाद में इजी रहे। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? एरिडीसोल में जो मिट्टी है ना, बताओ मरुस्थलीय मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता बताई थी? कैल्शियम की। कौन सी? कैल्शियम की बताया था। तो कैल्सी ऑर्थिड कौन सा कण है? कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड बोलो। कैल्सी ऑर्थिड और थिड, ये मृदा कण कौन सी मिट्टी की विशेषता है? अब चाहे ऑर्थिड के नाम से और भी मिलेंगी 2-3 जिनको मैं बाद में लिखाऊंगा। टेली ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड। लिख दूंगी यहीं पे। टेली ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड।
बस ये चारों याद रखना है। 4 शब्द दिए हुए हैं किसमें, हरिमोहन सक्सेना में। बता दो एरिडीसोल मिट्टी के उपकण या मृदा कण कौन कौन से हैं? कैल्सी ऑर्थिड, पेली ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड। सही है। उसके बाद में चलते हैं एंटीसोल। एंटीसोल मिट्टी में कौन कौन से मृदा कण है? सोमेट्स, क्या नाम है? सोमेट्स और फ्लुएंट, फ्लुएंट्स, सोमेट्स और फ्लुएंट्स कौन सी मिट्टी के मृदा कण है? कौन सी के हैं? एंटीसोल के। बताओ एरिडीसोल के कौन कौन से हैं? कैल्सी ऑर्थिड, पेली ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड। और एंटीसोल के सोमेट्स और फ्लुएंट्स, सोमेट्स और फ्लुएंट्स। उसके बाद में चलते हैं कहाँ पे? अल्फीसोल। कहाँ पे चलते हैं? इन सभी में से ज्यादा ऊंचा उठा हुआ भाग कौन सा है? ज्यादा ऊंचा उठा हुआ भाग, ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां कहाँ पर हैं? ऊंचा उठा हुआ उस्टोक्रेप्टस। उस्टो मतलब ऊंचा। यहाँ पे जो मृदाकण है, इसका जो मृदाकण है वो कौन सा है? उस्टोक्रेप्टस। बताओ याद कर सकते हो क्या? उस्टो मतलब ऊंचा उठा हुआ। उस्टोक्रेप्टस किस में आएगा? इंसेप्टिसोल। सही है। यहाँ पे कैल्शियम से क्या निकाल लिया था? कैल्शियम ऑर्थिड, फिर ऑर्थिड ऑर्थिड निकाल लेंगे आराम से। ये याद भी नहीं होता तो शब्द को फर्क रखना। ऑर्थिड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सोमेट्स और श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में सोमेट्स, श्री गंगानगर वाला एरिया इसी में है। और ऊंचा उठा हुआ उस्टोक्रेप्टस किस में है? इंसेप्टिसोल। सही है। अब रह गए 2। समतल मैदान कौन से हैं? पूरी मैदान, यही तो है। इसमें है हेप्लूस्थाल्फस। कौन सा मृदाकण है? हेप्लूस्थाल्फस, हेप्लूस्थाल्फस। और यहां पर 2 मृदाकण है, 2 मृदाकण है, पेलुस्टर्ट, क्रोमस्टर्ट। ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ गुर गुर के, क्या बोलता है ये? पेल्यू, पेल्यू स्टर्ट्स, क्रोम स्टर्ट्स, क्रोम स्टर्ट्स। एग्जाम में प्रश्न तो यहीं से आ रहा है। बताओ वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से कितने प्रकार की मिट्टी है? 5। किसने दिया था ये क्लासिफिकेशन? किसने दिया था? अमेरिकी कृषि विभाग ने। किस किस के आधार पर? मृदाकण, रासायनिक क्षरण। कितने प्रकार की? 1 नंबर बताओ। एरिडीसोल्स कहाँ पे मिलती है? जे और शेखावटी क्षेत्र में। थोड़ा सा इधर भी मिलती है, ये समझ गए। सामान्यतः हम लिख देंगे क्या? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। और ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। तो यहाँ पर जलवायु कौन सी मिलेगी? शुष्क। यहाँ पे अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। पढ़ लिया ना ये तो। एग्जाम में ये भी पूछता है कि यहाँ पे कौन सी जलवायु है भाई। बताओ जलवायु कौन सी है? शुष्क जलवायु है। ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ पे बताओ क्या? उप आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर बताओ आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पे कौन सी है? अति आर्द्र। वैसे सर ने आपको यहाँ पे उपाद्र के साथ आर्द्र भी लिखाया होगा, आर्द्र के साथ अति आर्द्र भी लिखाया होगा। दोनों का मिक्स मिलता है, लेकिन मैं सिंपली समझाने के लिए लिखा दिया शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। भौतिक प्रदेश पूछे तो लिख देंगे शुष्क मरुस्थल में, अर्ध शुष्क मरुस्थल में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, दक्षिण अरावली और वागड़ क्षेत्र में। ऊपर उठा हुआ भाग है, ऊंची चोटी, ऊंचे पठार यहीं पर हैं, इसलिए उस्टोक्रेप्टस, उस्टोक्रेप्टस। कैल्शियम मिलता है तो कैल्सी ऑर्थिड, पेली ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड। और यहाँ पे श्री गंगानगर सोमेट्स, श्री गंगानगर सोमेट्स। वहां पे एक नदी फ्लो होती है, कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। फ्लो सोमेट्स फ्लुएंट्स, सोमेट्स फ्लुएंट्स, सोमेट्स फ्लुएंट्स। और बिल्कुल समतल, समतल, समतल,
समतल, हैप्लू, स्थल, स्थल फर्स्ट, हैप्लू, स्थल फर्स्ट, पेल्यू, स्टर्ट्स, क्रोम, स्टर्ट्स, क्रोम, स्टर्ट्स। प्रश्न तो इस चित्र में से आएगा। लिखाने को मैं पूरा नाम लिखाऊंगा, विस्तार लिखाऊंगा, भौतिक प्रदेश एरिया लिखाऊंगा, जलवायु लिखाऊंगा और मृदा के कण लिखाऊंगा। एक विशेषता और लिखाऊंगा, इन पांचों में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, दूसरी सबसे ज्यादा विस्तार किसका है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बाकी कहीं पे नोट्स में आपको ज्यादा विस्तार इसका मिलेगा। अपने को किसको मानना है, एंटीसोल, क्योंकि एग्जाम में बार बार दिशा वाली बुकलेट में कौन सा पूछा हुआ है, एंटीसोल। किसको माना हुआ है आंसर की में, एंटीसोल को। बाकी पहले नोट्स में मैंने खुद ने भी पहले किसको लिखवा रखा था, एरिडीसोल को। अब इसको मानना है, 2 नंबर पे इसको मानना है। तो डायग्राम बना दो, फिर लिखाऊंगा, बना दो, देगा, बना दो डायग्राम।
लिया के लिख लिया। चलो लिखो एक नंबर एरिडिसोल। एरिडिसोल क्या? लिखो एरिडिसोल एक नंबर एरिडिसोल। क्या क्या लिखेंगे? विस्तार, मृदाकर्ण और विशेषता। एरिडिसोल, एरिडिसोल के बारे में लिखो विस्तार। बहुत धीरे धीरे शृंगार से बना रही भाई, खुद के ही तो काम आएंगे नोट्स। बनाओ बनाओ। आज मुझे ये टॉपिक पूरा करवाना है, समझ गए? मैं तुम भी कलाकारी दो। अगले बुधवार तक खनिज पूरे, उससे अगले बुधवार को जनसंख्या, ऊर्जा संसाधन लेंगे पहले, उसके बाद में जनसंख्या, फिर क्या बचा? सिलेबस इज और बढ़िया बढ़िया। कमल जी सर आएंगे, कह दिया था कमल जी ने। जनजाति भी कोई पढ़ने का टॉपिक है? कैसी बात है। टेस्ट लेंगे ना आज। आज हिंदी वाले सर ने मना ही कर दिया, तो मैं तो नहीं आ सकता। मैं तो 7 दिन से कोई किसी काम का प्लान कर रखा था। चलो हिंदी की जगह क्या ले लेंगे? टेस्ट। पढ़ के तो आए हो ना सभी? नहीं पढ़ के आए? फिर क्या मतलब है फिर टेस्ट देने से? टेस्ट तो आज ही लगेगा। बोल दिया तो बोल दिया। पहला टॉपिक कृषि वाला टॉपिक आपको पहले ही पढ़ा दिया था सबसे पहले। क्या टेस्ट तो लगेगा? अगले गुरुवार को दूसरा टॉपिक कर लेंगे। आज फिर टीचर नहीं है ना, तो तभी तो मैंने लगाया था वो। भाई कोई टीचर अगर मना कर देगा तो उसकी जगह क्या ले लेंगे? टेस्ट। लिखो लिखो, पहले लिखो विस्तार। शुष्क मरुस्थलीय जिले, शुष्क मरुस्थलीय जिले। विस्तार में लिखो शुष्क मरुस्थलीय जिले, जैसे जे बी बी जे, जैसे जैसे जे बी बी जे, जैसे जे बी बी जे। पूरा नाम लिख दो। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और लिखो शेखावाटी जिले, शेखावाटी जिले। शेखावाटी जिले कौन कौन से? सीकर, झुन्नू, चूरू। झुन्नू समझ गए? कौन सा आता है? झुन्नू। तुम्हारे साथ जरूर कहीं ना कहीं पे नौकरी करेंगे कौन? झुन्नू वाले। उनसे पूछना कहीं कहाँ से हो भाई, वो क्या कहेगा? नॉट झुंझुनू, झुन्नू। कहाँ से बोलेगा? झुन्नू। और भरतपुर वाला कहाँ हो रहा भैया? हैं? फिर आपको फिर वो क्या आप पूछेंगे उससे कि कहाँ हो रहा है भैया, वो क्या बोलेगा? कछु ना हो रो, कछु ना हो रो। आप आपा क्या बोला था? राम राम। मैं बोला था सीताराम। वो क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मथुरा आगरा का थोड़ा सा उस वहां पे प्रभाव है। लिख दिया जिला, विस्तार लिख दिया। विस्तार के बाद में लिखो जलवायु,
शुष्क जलवायु, जलवायु कौन सी जलवायु मिलती है? शुष्क। उसके बाद लिखो मृदा कण, मोस्ट लगा दो, मृदा कण, मृदा कण। कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी और थिड। पहली ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड। कैल्सी ऑर्थिड, पहली ऑर्थिड, सेल ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड। लिखो विशेषता। विशेषता, राजस्थान में मिलने वाली दूसरी सर्वाधिक मृदा, सेकंड, चेंज कर लेना पुराने नोट्स में। राजस्थान में मिलने वाली दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मृदा, राजस्थान में मिलने वाली दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मृदा, दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मृदा। लिख दिया? बताओ एरिडीसोल के बारे में बताओ, क्या लिखा सबसे पहले? विस्तार। बताओ भौतिक प्रदेश के हिसाब से बताओ, शुष्क मरुस्थलीय जिले बताओ, जे, बी, जे और शेखावाटी। उसके बाद जलवायु शुष्क। उसके बाद मृदा के कण, कैल्सी ऑर्थिड, सेलो ऑर्थिड, पैली ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड। और विशेषता में दूसरी सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कौन सी है? एंटीसोल। दूसरी कौन सी है? लिखा दूं आगे? लिखो एंटीसोल, एक दो लाइन छोड़ के, एंटीसोल। दूसरा एंटीसोल के बताओ, पहले लिखो भौतिक प्रदेश, सॉरी विस्तार। अर्ध शुष्क मरुस्थली जिले, अर्ध शुष्क मरुस्थली जिले। अर्ध शुष्क मरुस्थली जिले। देखो जलवायु अर्ध शुष्क, जलवायु कौन सी? अर्ध शुष्क। मृदा कण, लिखो मृदा कण। सोमेट्स, फ्लुएंट्स, सोमेट्स और फ्लुएंट्स। सोमेट्स और फ्लुएंट्स, सोमेट्स और फ्लुएंट्स। नेक्स्ट क्या लिखूं? विशेषता। लिखो विशेषता। राजस्थान में क्षेत्रफल में, राजस्थान में क्षेत्रफल में मिलने वाली सर्वाधिक मृदा, राजस्थान में क्षेत्रफल में मिलने वाली सर्वाधिक मृदा।
वीडियो के बारे में सुना था कि कल भर्ती आ रही है, पशु परिचर की भर्ती आ रही है। पहले वाले पद खाली रह गए, अधिकांश लोगों ने छोड़ के दूसरी नौकरी में चले गए। 4th ग्रेड की भर्ती आ रही है, राजस्थान पुलिस की 9000 की भर्ती आ रही है, और उसका सिलेबस भी साथ में डाला था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि भाई टॉपिक वही हैं जो अपने नोट्स में होते हैं। हर चीज़ को डिटेल से पढ़ लिया, 1 to 1 लाइन याद कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। 1 to 1 लाइन याद कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसी क्लासेस को मैं ग्रुप बना बना के यूट्यूब पे भी इसलिए डाल रहा हूँ कि घर पे आप सुन सको। आज हमने इस क्लास को पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है, शुरू से ध्यान हो तो पूरी मर्दा एक क्लास में आ जाएगी। जब भी आप घर पे पढ़ो 2x की स्पीड में इसको सुन भी लेना और अपडेट भी करते रहना। सही है क्या? थोड़ी सी मेहनत करना, आपसे ज़्यादा इसलिए बोलते हैं कि आपके लगभग सिलेबस कवर में है, और बच्चों की तुलना में लगभग सिलेबस कवर में है अच्छे से। और वीडियो राजस्थान पुलिस में कोई भी बच्चा आपके आसपास कोई लगाओ तो उससे पूछना कि राजस्थान इको सर्वे का कितना वेटेज है। पूछना किसी से, कि मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं। पूछना किसी से, उसके बिना सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, सिलेक्शन ही नहीं हो सकता उसके बिना। 10 क्वेश्चन आ जाए, 15 आ जाए, 20 भी आ जाए, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन भी आजकल उसमें जोड़ करके वहां से पूछ लेता है। इको सर्वे में खनिज भी दिया हुआ है, ऊर्जा संसाधन भी दिए हुए हैं, सिंचाई परियोजनाएं भी दी हुई हैं, तो टॉपिक तो किसके हैं? ज्योग्राफी के, लेकिन वहां से प्रश्न आ जाते हैं। आप तक मैटर पहुंच गया, कैसे भी करके हम रिवाइज करवा देंगे, टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद में जिम्मेदारी आप लोगों की है खुद की। मतलब किसी पहली भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए दोषी आप खुद ही हैं। इससे बढ़िया अवसर कभी मिलेगा भी नहीं। कुछ लोग तो अब शुरू करेंगे तैयारी करना। अब आप लोगों ने कम से कम एक बार तो पढ़ लिया, चलो पूरा तो याद नहीं होता, लेकिन 25 से 30% डाटा याद है, मुझे पता है अच्छे से। तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें। ऊपर अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो आप लोग रुक रुक करके, बैठ बैठ करके चीज़ों को बार बार लिख लिख करके पढ़ें। इससे बढ़िया मौका दोबारा आएगा भी नहीं। आज टेस्ट देना, दूर दूर बैठ करके, फिर घर जा करके उसको मिलान करना अपने नोट्स में से। नोट्स वैसे याद नहीं हो रहे थे, कोई भी टॉपिक याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप टीचर को ये बोल दिया करो कि इसमें प्रश्न कैसे आएगा, या फिर उसका कोई ना कोई टेस्ट देख लिया करो, वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। समझ गए? उसमें 88 क्वेश्चन है, आज 88 क्वेश्चन है। हाँ, पहले चैप्टर में, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छूटा। किसी ने वो टेस्ट भी समझ पढ़ लिया और याद कर लिया तो वो टॉपिक क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, यूट्यूब पे क्या क्लास लगवा दें? लगाई हुई है यूट्यूब पे, डली हुई है, पढ़ने वाला होना चाहिए। समझ गए? लिखो 3 नंबर, एल्फी शॉल। 3 नंबर, एल्फी शॉल। विस्तार लिखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश लिखो। नेक्स्ट, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर ही लिखो बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन। बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। कौन सा है? बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। अब क्या लिखे हैं? जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। मृदाकर्ण है प्लू स्थल फस, है प्लू स्थल फस। है प्लू स्थल फस। दिशा की किताब है क्या सभी के पास? वहाँ उसको देखते हो टॉपिक इधर पढ़ने के बाद में? देखो उसको 2-3 बार तो निकालो कम से कम आंखों के सामने से। आज मिट्टी को जाके पढ़ना, 80 से 90% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा कोई शब्द मिल जाए तो उसको नोट्स में क्या कर देना? ऐड कर देना। सही है? ये होता है तैयारी का तरीका।
एप्लोस्टाल्पस लिख दिया, कोई विशेषता इसमें है नहीं। उसके बाद लिखो नंबर 4, हाँ विशेषता लिख दो इसकी, विशेषता लिखो, यह जलोढ़ मृदा के समान होती है। इधर जलोढ़ी तो थी, यह जलोढ़ मृदा के समान होती है। फिर लिखो वर्टिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल। बताओ पहला पॉइंट क्या लिखें? विस्तार। हाड़ौती पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश। देखो जलवायु, आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट, मृदाकर्ण है, पैल्यू स्टार्ट्स, पैल्यू स्टार्ट्स, क्रोम स्टार्ट्स, पैल्यू स्टार्ट्स, क्रोम स्टार्ट्स। विशेषता, यह काली मृदा के समान होती है। यह काली मृदा के समान होती है। लास्ट, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल के बारे में बताओ क्या लिखें? विस्तार लिखो, दक्षिणी अरावली वागड़ क्षेत्र, दक्षिणी अरावली प्लस वागड़ क्षेत्र। दक्षिणी अरावली और वागड़ क्षेत्र। समझाओ कौन कौन से जिले हैं? देखो जलवायु, अति आर्द्र, अति आर्द्र, अति आर्द्र। मृदाकर्ण ऊंचा उठा हुआ है, उस्टोक्रेप्टस, उस्टोक्रेप्टस। उस्टोक्रेप्टस। इस प्रकार से हमारी मिट्टियां क्या होती हैं? पूरी, है ना? कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए? 4 दिन हो गए, 3 दिन भी हो गया? मृदा तो 6-7 दिन की है, 3 दिन में पढ़ लिया। अब लिखो अगले पेज में, या फिर जगह छोड़ करके, मृदा की प्रमुख समस्याएं, मृदा की प्रमुख समस्याएं। दो समस्या पढ़ेंगे, एक तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, और एक जानते हो आप कौन सी? सेम की समस्या। कौन सी समस्या? सेम की
समस्या। पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत सेम की समस्या। सेम की समस्या पानी की समस्या है ना, जमीन दलदली हो जाती है, पानी की समस्या है ना। बिल्कुल, एक बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया कि ये किसकी समस्या है, मिट्टी हवा पानी, ऐसे तो मिट्टी की समस्या है ये। किसकी समस्या है, बोर्ड पे देखो एक बार। इसके अन्य नाम है, क्या नाम बताओ, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। ये नाम क्या हो जाएगा, जलाक्रांता, जलाक्रांत, और जलाधिक्यता, जलाधिक्यता, मतलब आवश्यकता से ज्यादा क्या हो जाए, पानी। कैसे, जैसे गंगा नहर बह रही है, इंदिरा गांधी नहर बह रही है, उसके लीकेज के कारण क्या होती है, सेम की समस्या। जमीन कैसे बन जाती है, दलदली। कैसी बन जाती है ये, दलदली। नीचे की जो चूने की जो चट्टाने हैं जो पिघल कर ऊपरी परत में जमा हो जाती हैं, और जमीन क्या हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है। बताओ ज्यादा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, 2 नंबर पे गंगानगर। हनुमानगढ़ में कौन सा गांव, बडोपल। कौन से गांव में, बडोपल में। ज्यादा जिम्मेदार कौन है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, और 2 नंबर पे कौन सी नहर है, गंगा नहर है। कौन सी नहर है, बताओ इसका समाधान बताओ। अपने तो ये याद रखना है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाना चाहिए। और बताओ जो नहर हैं, इन नहरों का क्या होना चाहिए, मरम्मत हो जानी चाहिए, इनकी मरम्मत की जानी चाहिए। एक 2003 में एक अभियान चलाया था, 2013 में इंडो डच कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था, इंडो डच। डच मतलब नीदरलैंड देश की सहायता से। यहाँ पे हमारे इसके आसपास, हनुमानगढ़ के आसपास कौन सा पौधा लगाया था, सफेदा। सफेदा को बोलते हैं यूकेलिप्टस। क्या बोलते हैं भाई, यूकेलिप्टस। ये सफेदा पौधा क्या होता है, इसको पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जहां सफेदा का पौधा होता है उसके आसपास सब पौधे मर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका पानी भी खुद खींच लेता है ये। तो ज्यादा पानी है तो वहां पे कौन सा पौधा लगाओ, सफेदा, ताकि पानी को ज्यादा अवशोषित ये कर ले। तो ये इसके समाधान है, ये कारण है, ये इसकी परिभाषा है। एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, मृदा अपर्दन। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। राजस्थान में 2 समस्याएं, एक तो वायु अपर्दन। कौन सा अपर्दन है, वायु अपर्दन है। एक कौन सा है, जल अपर्दन। जल अपर्दन, दोनों ही समस्या है हमारे पास। वायु अपर्दन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पर है, जैसलमेर। कहाँ पर है भाई, और न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में। न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में। ये जो अपर्दन होता है ना, इससे मिट्टी को मिट्टी नष्ट हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट होती है। इसको, इससे धीरे धीरे मिट्टी का नुकसान होता है, हवा से पानी से, और धीरे धीरे हमारी बॉडी को नुकसान करने वाला रोग भी कौन सा है, टीबी। कौन सा है, टीबी। तो मृदा का 6 रोग किसको बोलते हैं भाई, अपर्दन को। किसको बोलते हैं, मृदा का पहला जो शत्रु है वो भी किसको बोलते हैं, बताओ किसको बोलते हैं, अपर्दन को। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद जल अपर्दन। जल अपर्दन सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है, चंबल। चंबल कौन सा अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन। कौन सा करती है, अवनालिका अपर्दन को बोलते हैं गली इरोजन। गली इरोजन, गली इरोजन, अवनालिका अपर्दन। मतलब नालियों के रूप में गहरी गहरी नालियां बना देती है। उन्हीं नालियों को, गहरी घाटियों को क्या बोलते हैं, बीहड़। क्या बोलते हैं इनको, बीहड़। एक जल अपर्दन की बात करेंगे, वायु अपर्दन की बात करेंगे, सेम की समस्या की बात करेंगे। लिखो 1 नंबर, मृदा अपर्दन। मृदा की प्रमुख समस्याओं में 1 नंबर, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन लिखो। परिभाषा लिखेंगे पहले, इसको लिखो। ऐसी प्रक्रिया जिसमें मृदा की परतें स्थानांतरित होती हैं, मृदा की परतें स्थानांतरित होती हैं, मृदा की परतें क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, परतें स्थानांतरित होती हैं। नेक्स्ट लिखो। इसलिए अपर्दन को मृदा का पहला शत्रु, इसलिए अपर्दन को
इसलिए अपर्दन को मृदा का पहला शत्रु या क्षय रोग कहते हैं। मृदा का पहला शत्रु या क्षय रोग कहते हैं। और लिखो इसके प्रकार। एक नंबर लिखो वायु अपर्दन। वायु अपर्दन वायु अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पे? जैसलमेर। न्यूनतम कहाँ पे? धौलपुर में। लिख दो सर्वाधिक जैसलमेर और न्यूनतम कहाँ पे? धौलपुर में। नेक्स्ट जल अपर्दन। जल अपर्दन लिखो सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा कोटा संभाग में कोटा संभाग में अवनाली का अपर्दन किया जाता है। अवनाली का अपर्दन गली इरोजन किया जाता है। कोटा संभाग में अवनाली का अपर्दन किया जाता है। नेक्स्ट सेम की समस्या। सेम की समस्या यह एक मृदा की समस्या है। यह एक मृदा की समस्या है। यह एक मृदा की समस्या है। अन्य नाम वाटरलॉगिंग, जलाक्रांत, जलाधिक्यता, लिखो सर्वाधिक कारण इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर। इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर। सर्वाधिक विस्तार बड़ोपल, हनुमानगढ़, फिर गंगानगर। सर्वाधिक विस्तार बड़ोपल, हनुमानगढ़ और गंगानगर। पहले नंबर पे हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में कौन सा गांव है? बड़ोपल। उसके बाद में है गंगानगर। गंगानगर। नेक्स्ट लिखो समाधान। नहरों की मरम्मत
समाधान में लिखो नहरों की मरम्मत नहरों की क्या की जानी चाहिए, मरम्मत। और दूसरा लिखो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। और लिखो सफेदा या यूकेलिप्टस, सफेदा या यूकेलिप्टस का पौधारोपण, सफेदा या यूकेलिप्टस का पौधारोपण, पौधारोपण। ठीक है। अब लास्ट में एक मृदा की योजना भी बचती है, उसको भी क्यों छोड़ें, अगर इतना ही लिख लिया तो। कौन सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। लिखो नोट में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। घर पे जाकर के आप जरूर ढूंढेंगे, आपके घर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिले हुए हैं। उस कार्ड का मतलब है कि उस जमीन, आपकी जो जमीन है ना, उसके बारे में पूरी डाटा है उसमें। वो जमीन, वो मिट्टी है ना, वो मिट्टी जाती है लैब में, प्रयोगशाला में, और वहां जांच करते हैं कि कौन सा पोषक तत्व है, किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सी फसल बोई जा सकती है, कौन सी फसलों का उत्पादन कम होगा या फिर ज्यादा होगा। हर 2 साल में सरकार इस योजना के तहत क्या बना करके देती है, कार्ड। घराने कार्ड आ जाए जिम्बा को कार्ड समझ रहे, उन घराने धर लीजिए, उन देखे ही कोना। समझ गए। ये योजना किसने शुरू किया था, केंद्र सरकार ने। अच्छा कब शुरू किया था भाई, बोलो एक बार देखें। 19 फरवरी 2025। कब शुरू किया था, 19 फरवरी 2025। एक बार बोर्ड पे देख लो, बाद में एक साथ उतार लेना। कहाँ से शुरू किया था, हमारे 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 सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर है, पंजाब में है? गंगानगर में। कहाँ पर है ये, सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू किया था इसको। बताओ इस योजना के जो टैग लाइन है ना, ध्येय वाक्य, इस योजना का ध्येय वाक्य एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्येय वाक्य वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। बताओ क्या है भाई, स्वस्थ धरा खेत हरा, खेत हरा। बताओ इस योजना में क्या किया जाता है भाई, कार्य क्या होता है इसमें। प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं, कार्ड जारी किए जाते हैं। जिसमें क्या लिखा रहता है बताओ, जिसमें मृदा पोषक तत्व की जानकारी होती है, की जानकारी होती है। सही है। और इसके तहत फिर प्रयोगशाला का भी गठन किया, प्रयोगशाला की भी स्थापना की। इसी में मैं लिखा रहा हूँ, एक करंट की बात है। फरवरी 2025 तक, 17 राज्यों में, 17 राज्यों में 665 ग्रामीण मृदा परीक्षण, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी हैं, प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है। अब इसको उतार दो, ठीक है। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। हाँ इसको उतार दो आप लोग, और हमारा मृदा का चैप्टर भी क्या हो जाता है पूरा। इस प्रकार से कोशिश करूंगा, देखें एक एक टॉपिक को मैं यूट्यूब पर भी डाल दूं। धन्यवाद।